हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो जेई मेन के 2 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सवाल हैं हम उनको बोर्ड पे लिखे हुए हैं बेटा, आप लोगों के सामने उनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है, ये हम लोगों को करना है। और बहुत सिंपल सा सवाल था ये वाला। अगर आप देखोगे तो ये आपका IUPAC का सवाल है। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वेरी फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ते हो वो बेटा IUPAC होता है। और ये एक ट्रेंड बन चुका है अब जेई मेन का भी और एडवांस का भी, कि ये लोग जेई मेन और एडवांस दोनों में ही ये लोग IUPAC से रिलेटेड सवाल जरूर पूछते हैं। एडवांस में लगभग हर 2-3 साल में एक बार बेटा आ जाता है। और तो आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि पिछले 1-2 बार से नहीं आया है, तो इस साल जरूर आने की संभावना है उसकी IUPAC में एडवांस में। तो जो भी प्यारे प्यारे बच्चे जो भी एलिजिबल हुए हैं एडवांस के लिए, उनके लिए IUPAC भी एक टॉपिक है रिवाइज करने के लिए। कई बार ये होता है कि उसे बहुत लोग एलिमेंट्री समझ लेते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, जैसे इसमें भी बहुत सारे बच्चों से गलती हो सकती है, हुई हो। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बेटा आपको मालूम है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COH है। सबसे पहले आप उसी को काउंटिंग में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि ये इनकी खास बात क्या है, क्योंकि ये जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये 1 2, फिर उसके बाद आपको मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाना पड़ेगा। 3 4 5, यहाँ आप आ गए। इधर जाएंगे तो मिथाइल है, ऊपर जाएंगे तो C डबल बॉन्ड हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ आ गए 6। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है आपका, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। और ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जब ये होते हैं तो इनके 2 तरीके, अगर इनका काउंट किया जाता है कार्बन तो ये ऑक्सो नाम चलता है बेटा इनका। और जब आप इनको काउंट नहीं करते हैं तब इनका नाम फॉर्मिल चलता है। तो यहां आप लोगों ने इसका कार्बन काउंट कर लिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सो। तो 6 पर क्या मौजूद है, ऑक्सो है। तो ऑक्सो बताइए बेटा कहां पर है इसमें? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी। अरे ये तो सिंपल था, ये तो 4th आंसर है सीधे सीधे भाई। 2 पे और 5 पर डाइमिथाइल हो गया आपका, ठीक है। और डबल बॉन्ड कहाँ है, 3rd पोजीशन पे, तो 3 इनोइक हो गया बेटा। और 6 पर क्या मौजूद है आपका, ऑक्सो। तो इसका नाम है 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इनोइक एसिड। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटू, जो कि है कैरियस मेथड के ऊपर। जेई मेन ने जब से पिछले करीब 4-5 सालों से बेटा ये एक ट्रेंड बना रखा है कि वो लोग एस्टिमेशन से रिलेटेड, ड्यूमास, जेल्डाल, कैरियस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड सवाल जरूर पूछते हैं। और इस साल भी जो हमारा जेई मेन का 2 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें उन्होंने कैरियस वाला किया था। कैरियस वाला अगर आपको याद हो बेटा, तो कैरियस मेथड में क्या होता है, मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100, वो आपको परसेंटेज ब्रोमीन देता है। यहाँ पर उन्होंने ब्रोमीन दिया, ये इतना ब्रोमीन है, ये मास ऑफ सैंपल में इतना ब्रोमीन है और ये मास ऑफ सैंपल है। तो जब आपने इसको डिवाइड करके परसेंटेज निकाली, टाइम बचाने के लिए बेटू ये पहले से ही लिख दिए मैंने, तो यहाँ पर 46.51% आपका 46.51% आपका निकल के आया परसेंटेज ब्रोमीन। तो ये आपका ये पता चल गया। अब आपको इन सब पे अप्लाई करके देखना पड़ेगा। और कैसे अप्लाई करोगे बेटा, ब्रोमीन का मास डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास, ब्रोमीन का मास डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास, ऐसे इसमें और ऐसे इसमें। तो जो सबसे अच्छी बात क्या थी वो ये थी कि जैसे ही आपने इसका निकाला, इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 172 और ब्रोमीन का था बेटा 80, तो इसकी पहले ही में ही हमको 46.51% मिल गया। तो सीधे सीधे आंसर आपको कौन सा आ गया, फर्स्ट। सेकंड वाले का मॉलिक्यूलर मास CH3 इथाइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर मास बेटा 109 है, जिसकी परसेंटेज 73.33% आया। ऐसे ये लिया आपका 2,4 आपका डाई ब्रोमो एनिलीन को लिया आपने, तो इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा था 251 और इसमें ब्रोमीन भी बेटा 2 थी, तो यहाँ पर आपको 160 लेना पड़ेगा। ब्रोमीन कितनी है, 2 ब्रोमीन है, इसलिए इसमें 63.74% आया। और इसमें एक ही ब्रोमीन है, इसका लिया तो 80 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास 95, तो इसका परसेंटेज 84.21 आया। वैसे तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वेरी फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको ये देखने के लिए मिल गया था। तो इस वजह से ये था कैरियस मेथड, बहुत सिंपल था बेटा। ये जिस बच्चे को आता था
उसको आएगा, सीधे सीधे आंसर कर लेगा। और एक बात जरूर से याद रखिएगा बेटा आप लोग, ये सब चीज़ें बहुत स्कोरिंग होती हैं, तो इसलिए कभी इनको इग्नोर नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा पार्टी। ये क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का, जो मेरे ख्याल से लगभग हर बच्चे का सही हुआ होगा। जो उन्होंने सीधे सीधे से पूछा था, AB4 मॉलिक्यूल है और उन्होंने कह दिया पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब एकदम सिंपल सी बात हो गई कि उसका वेक्टोरियल समेशन 0 नहीं आना चाहिए। तो वेक्टोरियल समेशन आपका टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, उसमें 0 आएगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर इसमें 0 आ जाएगा, और आपका रेक्टेंगुलर प्लेनर इसमें भी 0 आ जाएगा। सिर्फ किस में नहीं 0 आएगा बेटा, आपका स्क्वायर पिरामिडल में आपका जो वेक्टोरियल समेशन है सबका वो 0 नहीं आएगा। तो यही वाला मॉलिक्यूल बस आपका पोलर होगा। तो ये सीधे सीधे बहुत सिंपल सा था, सीधे सीधा आंसर। इसका आंसर है स्क्वायर पिरामिडल। AB4 मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। उसकी पॉसिबल ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। जैसे ही पिरामिडल वर्ड है वैसे तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये सब सिमेट्रिकल है बेटा, यही वाला ऐसा है जिसमें सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है, तो वेक्टोरियल समेशन उसका 0 नहीं होगा और ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बहुत प्यारा सवाल था, ये बहुत स्कोरिंग था, जिससे की वजह से रैंक डिसाइडिंग हो जाती है इन सारे सवालों की वजह से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल उन्होंने कहा है कि HBr एक्सेस में अगर आप लोगे तो क्या होगा, और उन्होंने पूरा एक सीक्वेंस दिया है। पहले HBr एक्सेस लिया है बेटा, फिर एल्कोहलिक KOH लिया है, फिर H+ लिया है, और फिर उन्होंने उसके बाद ओजोनोलिसिस किया है। तो आपसे ये पूछा है कि जो बाद में जो C प्रोडक्ट मिल रहा है वो इनमें से क्या होगा। हम लोग शुरू करते हैं। HBr जो एक्सेस में बेटा लेंगे तो आपको पहले सोचना पड़ेगा किस पर रिएक्शन होगी सबसे पहले। तो आपके हिसाब से ऑक्सीजन पर अटैक होना चाहिए या एल्कीन पर होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है ध्यान देना कि इसका ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में है। ऑक्सीजन का लोन पेयर वैसे तो दोनों जगह ही अटैक होगा, लेकिन पहले कहां अटैक होगा ये समझना है, क्योंकि एक्सेस दिया है तो दोनों तरफ अटैक होगा, लेकिन पहले कहां अटैक होगा, तो बेटा पहला अटैक होगा एल्कीन पर। क्यों? क्योंकि ये वाला लोन पेयर तो डीलोकलाइज्ड है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और ये पाई बॉन्ड भी डीलोकलाइज्ड है, तो ये इधर जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको ये स्टेबलाइज कर रहा होगा। साथ में इसका प्लस M भी यहां बनने वाले कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो यहां पर आपका H आ जाएगा इस जगह, और यहां पर आ जाएगा आपका Br। ये हुआ। तो जो सबसे पहली चीज है आपको बता देता हूं, ये सीक्वेंस में लिख के, ये हुआ बेटू, यहां पर बना आपका प्लस, यहां आया आपका H, और यहां आपका मिथाइल, और उस पर आपका Br माइनस, बेसिकली यहां जो प्लस बना है उस पर आपका Br माइनस अटैक कर देगा। तो यहां आपको मिलेगा ये। पहली स्टेप में ये रिएक्शन होगी। दूसरी स्टेप में क्योंकि एक्सेस लिया है तो ये वापस से HBr ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ पे फिर से आक्रमण कर देगा, हमको मिलेगा OH+ और यहां पर Br। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, जो Br माइनस लिया है वो इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने लग गया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हुआ, ये Br इस पर जाके टकराएगा, ये हमको कौन सी रिएक्शन दे रहा होगा, SN2, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमको मिलेगा ऊपर फिनॉल, यहां पर Br, और फिर दोबारा से एक कार्बन छोड़ के अगले कार्बन पर Br और CH3। ये बेटू आपका A है, A है आपका। अब आपने इसमें KOH लिया और वो है एल्कोहलिक KOH। अगर एक्वस KOH होता तो SN1 हो रही होती, एल्कोहलिक KOH होता है वो E2 के लिए जाना जाता है। रीजंस वगैरह सब आपको पता है। क्या होगा बेटा E2, ये Br के साथ ये H और इस Br के साथ ये H। कोई कहे कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये इधर वाला और उधर वाला क्यों गया? रीजन बेटू, क्योंकि बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कॉन्जुगेटेड है।
ऐसा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट फेवर्ड होता है। तो कॉन्जुगेशन की वजह से ये आपको एलिमिनेशन मिला E2 और कॉन्जुगेशन की वजह से ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ये है आपका बेटा बी। नेक्स्ट में उसने ओजोनोलिसिस किया है, जिंक लिया है, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, जिसे आप तोड़ दीजिए, दोनों तरफ ऑक्सीजन रख दीजिए, इधर भी दोनों तरफ ऑक्सीजन रख दीजिए, तो आपको मिलता है OH के ऑर्थो पे CHO। अगर आपसे पूछा जाए कि OH के ऑर्थो पे CHO, पहले तो उसका कॉमन नेम याद करिए और ऐसी कोई नेम रिएक्शन बताइए जिसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनता हो, जो आपने पढ़ा हो, जो IIT एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करिए जरा, सोचो सोचो। तो वो है बेटू आपका रीमाटीमन, बिल्कुल सही सोचा आपने। और ये है सैलिसिल्डिहाइड, जिसका आंसर है आपका सेकंड वाला आपका इसका आंसर है। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत सुंदर सवाल था, स्कोरिंग सवाल था और आसान भी था। इसका राइट आंसर है सैलिसिल्डिहाइड। थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे बेटा आप चलते हो, तो उन्होंने वो सवाल बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। यहाँ बात को पकड़िए, साथ में ये भी देखिए कि उसने क्या कहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन रिएजेंट क्या है, रिटेंशन हुआ करता था जब आप SOCl2 लिया करते थे ईथर के साथ, वो SNI रिएक्शन हुआ करता था। लेकिन इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जो कि क्या काम करने के काम में आता है, SN2। लेकिन यहां पर उन्होंने ये चीज चेंज कर दी कि भाई रिटेंशन होना चाहिए, क्योंकि SN2 में तो क्या होता है बेटा, इन्वर्जन। तो ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, स्कोरिंग सवाल है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप सब लोगों का सही हुआ होगा बेटा। बहुत अच्छे सवाल हैं, प्यारे प्यारे सवाल आए हैं इस बार मेन में, और उन्होंने एक तरीके की आपकी बेटा तैयारी करवा दी है एडवांस के लिए। तो पूरे तरीके से कमर कस के तैयार रहिए एडवांस की तैयारी के लिए। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे बेटा, तो OH माइनस आपका आके इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। क्या इस कायरल सेंटर पे कोई भी अंतर पड़ रहा है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। यहां इस कायरल सेंटर का कोई बॉन्ड, नो बॉन्ड एट कायरल सेंटर ब्रोक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा, यानी इसका कन्फिग्रेशन कैसा रहेगा, रिटेन। तो यही आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। यहां पर अटैक जो होगा वो इस कार्बन पे होगा बेटा, और ये बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब यहां पर इन्वर्जन हो जाएगा। ये कायरल सेंटर ही नहीं है, तो इसमें रिटेंशन इन्वर्जन को, क्योंकि दोनों मिथाइल है बेटा, तो इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन वाली बात ही नहीं है। इसको लिया आपने, ये फिर से कायरल सेंटर है, यहां पर अटैक होगा अगर OH माइनस का, तो यहां पर भी इन्वर्जन होगा। तो कौन सा इसका सही आंसर है? वेरी फर्स्ट आंसर, जो कि रिटेन रहेगा। और उसके पीछे रीजन क्या था बेटा, बॉन्ड वो वाला नहीं टूट रहा है जो कि कायरल सेंटर है, बॉन्ड अदर देन कायरल सेंटर इज ब्रोकन डाउन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटू आते हैं। उस क्वेश्चन को आप देखते हो तो ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, और ये बिल्कुल ऐसा था नंबर लुटाने वाला एकदम। इसकी पहली लाइन से ही बच्चे को हिंट मिलने लग जाता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, उन्होंने कहा है कि एक कंपाउंड A जिसको हीट करने पर वो गैस B देता है, और देखिए ये रही हिंट, कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर है। तो एयर के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम बेटू नाइट्रोजन के बारे में ही बात की जाती है भाई, जो वो मेजर कंपोनेंट है। इस वजह से तो उन्होंने कहा कि अगर A को गर्म किया आपने और उसने गैस बना दी B, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है, यानी एक टेंटेटिवली सोचते हुए देखते हैं, और यहां पर भी आप देखो तो सभी में नाइट्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन गैस के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो जो भी कंपाउंड आपका होना चाहिए वो गर्म करने पर N2 देना चाहिए, ये बात तय हो गई आपकी। नेक्स्ट, दिस इज गैस व्हेन ट्रीटेड विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट गिव्स अनदर गैस C। ये देखिए H2 के साथ हेबर्ट्स प्रोसेस हो गया भाई, अमोनिया बना रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने हिंट के बाद बात ही खत्म कर दी कि जो गैस बन रही है, यानी जो यहां अमोनिया बन रहा है वो बेटा कैसी नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो ये सारे ऑप्शंस के बारे में, A को गर्म किया, B आपको मालूम है नाइट्रोजन, B को H2 के साथ किया, जो हेबर्ट्स प्रोसेस है वो एक बेसिक गैस है। अमोनियम डाइक्रोमेट को आप गर्म करोगे नाइट्रोजन निकलेगा, लेड वाले को करोगे इसमें नाइट्रोजन नहीं निकलता। बाकी सोडियम एजाइड को आप गर्म करेंगे, सोडियम एजाइड को, तो भी नाइट्रोजन गैस निकलती है, और अमोनियम नाइट्राइड को लेंगे तो भी आपकी नाइट्रोजन गैस निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट में भी नाइट्रोजन गैस, थर्ड में भी नाइट्रोजन गैस, फोर्थ में भी नाइट्रोजन गैस, यानी राइट आंसर आपका क्या है, सेकंड।
अगले सवाल पे बेटू हम पहुंचे। उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स HCN कंडीशन। तो बेटू HCN कंडीशन या HCN का एडिशन होता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होती हैं इन रिएक्शंस का दो फैक्टर पे डिपेंडेंस होता है। सबसे ज़्यादा तो पार्शियल पॉजिटिव ऑन C डबल बॉन्ड O। ये जो कार्बन है इस पर कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पे कितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उतनी ही तेजी से इस पर अटैक करेगा। और दूसरा फैक्टर होता है जिसको हम इन्वर्सली रिलेटेड कहते हैं हिंड्रेंस। लेकिन जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पे जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पे अगर आप जाओगे तो आपको देखना है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है। ये बहुत आसान सा सवाल था बेटा, मतलब नंबर लुटा रहे हैं वो लोग आपको, आपसे कह रहे हैं कि ले लीजिए भैया नंबर ले लीजिए। आइए शुरू करते हैं। CHO सब में कॉमन है बेटा, इसका मतलब इस पर जो भी इफेक्ट इनका लग रहा है वही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो ये मेटा पर OCH3 मौजूद है, मेटा पर है तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट भी कौन सा होता है OCH3 का बेटा, -I वाला। ये NO2 है, NO2 CHO के कहां पर मौजूद है बेटा, ऑर्थो पे, और ऑर्थो पे NO2 का कौन सा इफेक्ट काम करेगा, -MB, और इसका यहां पर स्ट्रॉन्ग -I भी लग रहा होगा। थर्ड पे आपने OCH3 को कहां पहुंचा दिया, ऑर्थो पे बेटा, और ऑर्थो पे OCH3 का कौन सा इफेक्ट काम कर रहा होगा, +M, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को घटा रहे होंगे। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, और ये NO2 यहाँ पर सिर्फ क्या लगा रहा है, -I, ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, NO2 ऑर्थो पे विद -M एंड स्ट्रॉन्ग -I। दूसरे नंबर पे आएगा NO2 एट मेटा पोजीशन, तीसरे नंबर पे आएगा OCH3 एट मेटा पोजीशन, और लास्ट में पहुंचेगा OCH3 एट ऑर्थो पोजीशन। तो इसका आंसर थर्ड, सबसे पहले सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद थर्ड। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटू, मेरे ख्याल से आप सब लोगों का सही हुआ होगा। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल बेटा, मेरे ख्याल से ये शायद सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, जो कि उन्होंने पूछा था पीरियोडिक टेबल का सवाल, कि जो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, और जिसमें उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, दैट शोज एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू द अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड यानी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बाकियों के अलावा अलग चलती है। तो लेफ्ट टू राइट बेटू जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। सिर्फ क्या घटता चला जाता है, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि Z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट बढ़ता चला जाता है। तो द राइट आंसर इज 4। अगला बहुत खूबसूरत सवाल था, जो प्यारे प्यारे बच्चे ही उस सवालों को कर पाए होंगे, बहुत खूबसूरती थी इस सवाल के अंदर। तो बेटा जो सबसे पहला था उसने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप होता है, और वो ROH और ड्राई HCl के साथ, यानी वो क्या कर रहा है, एसिटल बनाना चाह रहा है, साइक्लिक एसिटल बनाना चाह रहा है, जो बेटा रिंग चेन टॉटोमेरिज्म होती है ना उसके थ्रू। तो यहाँ पर, और उसके बाद उसने कहा है कि अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लूंगा और एसिटाइल डेरिवेटिव बनेंगे तो उसके कितने X, Y, Z तीनों में उसने पूछा है कि कितने इक्विवेलेंट एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होगा। तो ग्लूकोज को लेंगे, फिर ये लिया है निकेल हाइड्रोजन, ये बेटा रिड्यूस हो जाएगा, तो ग्लूकोज का जो CHO वाला पार्ट है वो भी CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा OH हो जाएगा, और ये Y इक्विवेलेंट बताया है एसिटिक एनहाइड्राइड। और अगर सिंपल ग्लूकोज लेंगे तो ये कितना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो शुरू करते हैं बेटा, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये बेटा डैश का मतलब है कि OH आपका अगर ऊपर होगा तो वो बीटा ग्लूकोपाइरेनोज होता है, और बेटा अगर OH नीचे होगा तो वो अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज होता है, यानी दोनों में से किसी भी फॉर्म को आप लेके चलेंगे। जब ड्राई HCl के साथ बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाता है, ये निकल कर जाता है, और आने वाला अल्कोहल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो जो यहाँ पर फिर से ऐसे डैश करते हुए लिखा गया है, इसका मतलब एक कार्बन पे 2 ईथर हो गए, तो ये बन गया है आपका एसिटल, और ये साइक्लिक एसिटल है। अगर आपने इसका
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया तो जहां जहां OH ग्रुप्स होंगे वहां वहां पर बेटा एसाइलेशन हो जाएगा। तो ये कितने एसिटाइल ग्रुप लगेंगे इसमें, जितने इसके अंदर OH ग्रुप मौजूद होंगे। तो टोटल कितने इक्विवेलेंट बेटा यूज हो रहे हैं इसमें, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्लूकोज को आपने लिया तो ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर होता है CHOH, HOH, OHH, HOH और HOH और CH2OH। जब आपने इसमें निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराया तो ये CH2OH हो गया। अब एक एक्स्ट्रा OH आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कितनी जगह बेटा एसाइलेशन हो सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, 6 प्लेसेस पर। और फिर जो सबसे लास्ट है वो तो ग्लूकोज ही है। तो ग्लूकोज के साथ जो हमने अभी अभी लिखा था, ये ग्लूकोज है आपका। सीधे सीधे अगर ग्लूकोज का आप एसाइलेशन कराना चाहेंगे तो ग्लूकोज के साथ में 1 OH, 2 OH, 3 4 और 5 पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव मिलता है आपको ग्लूकोज का। काफ़ी फेमस चीज़ है ये पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव नाम। तो फिर दोबारा से बताइए एक्स वाई जेड में क्या वैल्यू होगी। एक्स में आपको कितने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हो रहे हैं बेटा, 4। और ग्लूकोज की रिएक्शन फिर आपने रिडक्शन के बाद कितने एसिटिक एनहाइड्राइड के मोल यूज हो रहे हैं आपके, उसके इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं आपके, बोले तो कितने यूज हो रहे थे, 6। और ग्लूकोज में बेटा कितने यूज होते हैं, सीधे सीधे 5। तो आंसर इज 4 6 5। 4 6 5 इज द आंसर। 4th इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। ये सवाल ऐसे होते हैं बेटा जो आते हैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, या फिर छोटी सा आप इस पर ट्रिक होती है, उस समय अगर आप सोच लो तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सवाल सही हुआ होगा। उन्होंने कहा मेटल मेनली यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं सीजियम को, बिकॉज इट इज द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है और इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में बहुत आसानी से इसका यूज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये सवाल मेरे ख्याल से सब बच्चों का सही हुआ होगा।